राजनीति शास्त्र खंड का जो लास्ट चैप्टर है 10, उसी पर चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 10, जिसका नाम है वर्तमान समय में मुद्दे व चुनौतियां। वर्तमान समय में मुद्दे व चुनौतियां। राजनीति शास्त्र, जैसा कि हमने पहले कहा था कि 12वीं कक्षा का जो राजनीति शास्त्र का पाठ्य पुस्तक है उसके 2 खंड हैं। खंड अ में 1947 ईस्वी के बाद अब तक भारत के राजनीति में जो चेंजिंग हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसके बारे में चर्चा करना था। और खंड ब, जो हम लोग 2 दिन के बाद प्रारंभ करेंगे, उसमें 1945 ईस्वी के बाद विश्व में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, किस अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ और किस अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, कौन कौन सी नई नई विचारधाराएं विश्व के सामने अलग अलग काल में उत्पन्न हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज खंड अ का जो अंतिम टॉपिक है, अंतिम चैप्टर में चर्चा करेंगे वर्तमान समय में मुद्दे और चुनौतियां। वर्तमान समय का मतलब हो गया अभी के समय में। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सामने कौन बात है वर्तमान समय में, विश्व के सामने वह कौन सी बात है जो कुछ देशों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो कई ऐसे देश हैं जिनके लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां क्रिएट हो रही है। तो वर्तमान समय में मुद्दे और चुनौतियां टॉपिक में हम सबसे पहला एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसका नाम होगा भूमंडलीकरण। क्या पढ़ेंगे? भूमंडलीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का ही अन्य नाम है विश्वव्यापीकरण, या वैश्वीकरण, 3 इसी का नाम है। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको बता दें, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र तीनों ही विषय में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो भूमंडलीकरण शब्द है, यह 1990 के दशक में विश्व के मानचित्र पर आया एक नया शब्द है। हालांकि 1990 के दशक में विश्व के मानचित्र पर 3 शब्द आया था, एक भूमंडलीकरण, दूसरा उदारीकरण और तीसरा निजीकरण। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले चर्चा करना है भूमंडलीकरण। तो हम लोग एक बात तो जान रहे हैं कि 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद विश्व 2 विचारधाराओं में बट गया या बटता नजर आ रहा था। इस 2 विचारधाराओं में बटने के कारण संपूर्ण विश्व वैचारिक मतभिन्नता के कारण एक युद्ध में के चपेट में आ गया। उस युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई और 1945 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक शीत युद्ध चला। और हमने शीत युद्ध का परिभाषा आपको बताया है कि शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है, जिसमें लड़ाई अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है। बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। बात ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से
एक देश दूसरे देश की आलोचना करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्व सोवियत संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा का शब्द कह दिया था शीत युद्ध के दौरान। तो सोवियत रूस ने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को या अमेरिका के बारे में डाकुओं का घर कह दिया था। ऐसे ही शब्दों के माध्यम से एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो शीत युद्ध एक वाक्य युद्ध है, कहा जा सकता है कि शीत युद्ध क्या है, एक वाक्य या शब्द युद्ध है, जिसमें विचारधाराओं के न मिलने के कारण लोग बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का, कमजोर दिखाने का और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, अपनी इकोनॉमी और अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा दिखाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, पूर्व सोवियत संघ जो समाजवादी था, अमेरिका पूंजीवादी था, तो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच जो वैचारिक मतभेद छिड़ा, उसी को वाल्टर लिपमैन नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने शीत युद्ध नाम दिया था। शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन 1990 ईस्वी की कहानी है कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश था, अनेक सारी अर्थव्यवस्थाओं का वह मिला जुला एक रूप था, उसमें बिखराव उत्पन्न हो गया। और 1991 ईस्वी में सोवियत रूस मतलब यूएसएसआर 15 राजनीतिक खंडों में क्या होता है, बट जाता है, टूट जाता है। और 15 राजनीतिक खंडों में टूट जाने के कारण समाजवाद या साम्यवाद सिमट जाता है। और साम्यवाद जब सिमट गया तो विश्व के राजनीति पर केवल और केवल एक ही देश का प्रभुत्व या बोलबाला कायम हो गया, वह था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, तो हम कह सकते हैं कि 1991 ईस्वी से विश्व की राजनीति पर पूंजीवाद का दबदबा कायम हो गया। जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था साम्यवाद कमजोर पड़ा, पूंजीवाद आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो विश्व में एक शब्द आ गया इसी समय, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, पूंजीवादी जो इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होती है। किसी वस्तु के आयात निर्यात पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है। लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कारोबार को करने की पूरी क्या होती है, आजादी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। सरकार का काम केवल शासन चलाना है, और शासन चलाने के लिए उन पूंजीपतियों पर कर लगाना, टैक्स लगाना है। गलत है, सही? लेकिन समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती है। सरकार तय करती थी कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में ले जाना है, यह सरकार तय करती थी। मतलब मानव श्रम की हानि होती है, मानव की योग्यता का, मानव के प्रतिभा का साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में अनदेखी कर दिया जाता है। लेकिन लोगों के मन में, आज तो सबके मन में कि हम भी कुछ करें, तो यहां तो सोवियत रूस में लोगों के मानव शक्ति का, मानव के ऊर्जा का, मानव के प्रतिभा का ह्रास हो रहा था। सरकार तय कर रही थी। जैसे ही सोवियत रूस टूटा, तो सोवियत रूस में भी, आपको बता दें, चीन में भी, जितने भी साम्यवादी देश है, सभी देशों में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर बड़ी तेजी से चलने लगा। तो एक मन में प्रश्न होगा कि आखिर भूमंडलीकरण है क्या, विश्वव्यापीकरण क्या है, या वैश्वीकरण क्या है? तो आपको बता दें कि वैश्वीकरण से हमारा मतलब वैसी स्थिति से है जिसमें कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देता है या जोड़ने का प्रयास करता है। कल से जब
कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। व्यापार के लिए सीमा पर जो बैरियर लगा होता है, बैरियर को क्या कर देता है, बिना किसी रुकावट के वस्तु या सेवा के आदान प्रदान कर दिया जाता है। व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है। वीजा पासपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जो भी आवागमन में रुकावटें हैं, उन सारे रुकावट को मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा सिचुएशन जो होगा उसे क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण। मतलब संपूर्ण विश्व अलग अलग देशों में न बंटकर संपूर्ण विश्व एक देश में अगर बंट जाए, दो देशों के बीच जो राजनीतिक सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमा को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उन सीमा को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे में आवागमन हो, ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। विश्व में जहां भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण का दौर चल रहा था, लेकिन वहीं तक भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, और हमारे पंडित नेहरू की सरकार ने, हालांकि जिस समय उन्होंने नीति बनाया था उस समय के लिए ठीक था, संरक्षणवादी नीति को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे 1990 में सोवियत रूस का विघटन हुआ, वहां भी समाजवाद लड़खड़ा गया, टूट गया, और वहां भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया जाने लगा। तो भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पोमालपति वेंकटेश्वर, मतलब 1990 के दशक में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और इनके वित्त मंत्री का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं, और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 ईस्वी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम रहे। जिंदा है, बात समझ गए। पीएम से पहले हमने कहा ना कि वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संरक्षणवादी नीति अपनाई, समाजवाद के आधार पर समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ाने की बात किया, लेकिन अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ा, लेकिन ऐसा कंडीशन आ गया कि अब देश को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, अमीर और ज्यादा अमीर, संरक्षणवादी नीति से अमीर और ज्यादा क्या होते जा रहा था, अमीर होते जा रहा था, गरीब और ज्यादा क्या होते जा रहा था, गरीब होते जा रहा था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को क्या दिया, सलाह दिया कि विश्व में नियम कहता है कि जो बदलाव हो रहे हैं, हमने इससे पहले भी कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कहता है कि जैसा हवा चल रही है, हवा के दिशा में अपने आप को मोड़ लो, गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच जाओगे। और हवा के विपरीत दिशा में चलोगे तो कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, असंभव है कि आप अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त भी ना कर सके। तो विश्व में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर चल रहा था। मनमोहन सिंह के सलाह पर रिस्क लिया कि नेहरू ने समाजवादी प्रतिमान को अपनाया। पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के कहने पर समाजवादी प्रतिमान को क्या कर दिया, त्याग दिया, और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया, अपना लिया। निजी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को भारत में आकर अपनी पूंजी लगाने पर क्या कर दिया, आजादी, स्वतंत्रता दे दी। कई प्रकार के कल कारखाने थे जिसे निजी क्षेत्र में खोलने की अनुमति नहीं थी। अब उसे भी मात्र 6 ऐसे कारखाना था जो केवल सरकारी क्षेत्र में रहेगा, बाकी सारे कारखाना को निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया गया। 49% तक, 26% से 49% तक 1991 की कहानी बता रहा हूं, डंकन प्रस्ताव के द्वारा 26% से लेकर 49% तक किसी भी सरकारी कंपनी में 6 को के छोड़कर
निजी निवेशक निवेश कर सकते थे। हालांकि अब तो बाद में 74% हुआ, अब तो 100% कर दिया गया, कुछ 2-3 सेक्टर को छोड़कर। अब तो प्रतिरक्षा में भी निवेशकों को निवेश करने की आजादी मिल गई है। तो कर यहां पर यह बात आ गई। लेकिन मतलब वो यहां पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मनमोहन सिंह के आग्रह पर नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था। कौन नीति? नई आर्थिक नीति। और नई आर्थिक नीति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1991 में। और नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति के कितने तत्व या कितने अंग थे? 3। पहला कौन है? उदारीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबेराइजेशन। लिबेराइजेशन का पहला शब्द क्या होगा? एल। लिबेराइजेशन का पहला शब्द क्या होगा? एल। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण को अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और प्राइवेटाइजेशन का पहला शब्द क्या होगा? पी। और वैश्वीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का पहला शब्द क्या होगा? जी। मतलब नई आर्थिक नीति जिसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाह पर किया था। नई आर्थिक नीति के 3 अंग थे। अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 3 तत्वों का सहारा लिया। नाम था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल लिबरलाइजेशन का एल। निजीकरण को अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन, इसका पहला शब्द क्या होगा? पी। और वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन शब्द क्या होगा? पी। तो एल प्लस पी प्लस जी बराबर एल पी एलपीजी। गैस नहीं हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज कॉल्ड एलपीजी पॉलिसी। तो भारत ने एलपीजी की नीति कब अपनाई? 1991 ईस्वी में अपनाई। हालांकि हमने कहा यह सारी नीति पंडित नेहरू के नीति के विरुद्ध था। पंडित नेहरू ने पूंजीवाद और समाजवाद से अपनी अर्थव्यवस्था को दूर रखने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रतिमान अपनाया। कौन अपनाया था? मिश्रित प्रतिमान को अपनाया था। और पंडित नेहरू ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो निजी कंपनियों को, निजी निवेशकों को सरकारी क्षेत्र में निवेश करने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि वो सरकारी क्षेत्र में निवेश करेगा तो निजी लोग केवल और केवल अपने हित की बात करेगा। पूंजीपति को समाज के हित से कोई लेना देना। लेकिन 1950 के दशक में नेहरू का बात पूरा सत्य था। क्योंकि जिस समय हमको आजादी मिली थी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतः जर्जर थी। वहां लोगों को सहयोग और सपोर्ट की जरूरत थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी पिछड़े जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण की बात कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में अनुच्छेद तो 16 कहता है कि अवसर की समानता है। लेकिन हमने पिछले पाठ में पढ़ाया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जैसे ही कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो पंडित नेहरू की सरकार ने संविधान में 1951 में ही पहली बार संशोधन कर दिया और अनुच्छेद 16 में एक नया लाइन जोड़ दिया, 16(4) जोड़ दिया और लिख दिया कि अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग है तो उसे कुछ आरक्षण देकर, 16(4) पे लिखा हुआ है बात, आरक्षण देकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की जाएगी। और बाद में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 1954 ईस्वी में पढ़ा दिया हूं। पहले 1954 ईस्वी में कालेलकर आयोग बना था, प्रथम पिछड़ा आयोग कालेलकर आयोग बना। और 1978 में मंडल आयोग बना। हालांकि कालेलकर आयोग का रिपोर्ट स्पष्ट नहीं था,
इसलिए कलरकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, पुनः मंडल आयोग बना। हालांकि मंडल आयोग का रिपोर्ट भी जायज नहीं था, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट दिया 1980 में और जनगणना का आधार मान लिया 1931। स्पष्ट विद्वान लिखते हैं कि इन्होंने जो लगभग 3700-3800 जातियों को पिछड़ी जाति माना था, उसमें 50% ऐसी जातियां थी जिनका अस्तित्व मिट चुका था। 3743 लगभग 3800, मतलब 3743 जातियों का इन्होंने जिक्र किया था जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आएगा। विद्वान लिखते हैं, उस समय के जो विद्वान थे, कि उस समय 50% ऐसी जातियां थी जिनका अस्तित्व क्या हो गया था, मिट गया था, उसका नामो निशान था ही नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत समृद्धि को प्राप्त कर लिए थे, और 1931 में जो कुछ समृद्ध थे 1980 तक आते आते रोड पर आ गए थे, परमात्मा के नाम पर कटोरा लेके भीख मांगने की पोजीशन में थे। तो भीख मांगने वाले को इन्होंने पूंजीपति वर्ग में खड़ा कर दिया। कुछ ऐसी जातियां थी आज जो पूंजीपति हो गए थे, उनको आरक्षण की श्रेणी में क्या कर दिया, डाल दिया। तो जो भी हो, इनके रिपोर्ट को अंत में क्या किया गया, लागू किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मतलब जो भी यहाँ अर्थव्यवस्था अपनाया हमारे मनमोहन सिंह ने, पीवी नरसिंह राव ने, नेहरू जी के समाजवाद के क्या था, खिलाफ था, उल्टा था, लेकिन समय की यही मांग थी। अगर नरसिम्हा राव एलपीजी पॉलिसी नहीं अपनाते तो आज भारत की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है, आज इंडिया चांद पर दूसरी चला गया, भले ही सफलता मिले या ना मिले, दूसरी बार गया ना, तीसरी बार जाने का प्लान कर रहा है। जब भारत ने अपना पहला प्रक्षेपास्त्र सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने का प्रयास किया, तो रूस का बड़ी रिक्वेस्ट किया था, रूस के बैकानूर से अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को फेंका था, बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि मेरा भी सैटेलाइट फेंक दीजिए। लेकिन आज इसी नीति के कारण, कथी से, रूस के सहायता से, रूस के सहायता से नहीं, अलग बात है, वो चांद पर जाना अलग बात है, सैटेलाइट की बात हो रही है। सैटेलाइट जिनकी सहायता से आप टेलीविजन मोबाइल चलाते हैं, रूस के रॉकेट पर हमारे सैटेलाइट को रखकर अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया गया था। तार पेड़ से कैसे फेंकाएगा? हाँ, वो अलग बात है कि साइकिल के सुविधा नहीं थी कि साइकिल पर रख के लोग ले जाता था। लेकिन आज देखो 1991 के बाद जब निजीकरण की पॉलिसी आई, मतलब एलपीजी पॉलिसी आई, तो भारत जो दूसरे देश को रिक्वेस्ट करता था कि मेरा भी रॉकेट, आप अपने रॉकेट पर, अपने वाहन पर हमरो सामान लेके जाइए आकाश में। आज तो विश्व के कई देशों का सैटेलाइट भारत अपने प्रक्षेपास्त्र पर, झूठ बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में सबसे कम खर्च में अगर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला अगर कोई देश है तो कौन है? इंडिया है। एक बार में 100 से ज्यादा सैटेलाइट को अपने प्रक्षेपास्त्र पर लाद कर भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में एकदम सटीक, बिना किसी क्षति के स्थापित कर रहा है। तो भारत यहां आगे चला गया। लेकिन फिर भी आज हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, क्या दिमाग में घुसा हुआ है, निजीकरण का क्या कर रहे हैं? कांग्रेसी लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि निजीकरण की शुरुआत उन्हीं की सरकार नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था, उनको लगा तब ना। फिर मुद्दे पर आइए, ये वाली बात तो हो गई। अभी कहता है भारतीय राजनीति में दलित, भारतीय राजनीति में दलित वर्ग, दलितों के उत्थान के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और पूना समझौता के बाद, मैं आपको पढ़ाया हुआ इतिहास में, 1933 में पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने जो समाज के पिछड़े लोग थे, दबे कुचले लोग थे, जो अस्पृश्यता का शिकार थे,
उनके लिए एक नया शब्द दिया था, हरिजन। और उनके कल्याण के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी, हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी, हरिजनों के कल्याण की बात किया था। हालांकि ये तो गांधी की विचार थी, लेकिन गांधी और अंबेडकर से पहले भी भारत में पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बात किया गया। और भारत में पिछड़ी दलितों के विकास की शुरुआत होती है 1870 से। कब होती है? 1870 से। एक बहुत बड़े संत जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, पूरा नाम शॉर्ट नाम दिया हूं, महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद फुले। इन्होंने एक संस्था स्थापना किया था, नाम था सत्य शोधक समाज। तो यहां पर दो बात हो गई। तो दलितों के कल्याण के लिए, दलित मीन्स आप अनुसूचित जाति, इसी को आप, हालांकि शब्द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो समझने में सक्षम नहीं है। पूछेंगे अनुसूचित जाति, सर अनुसूचित जाति कहते किसे? बात सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं? इसको अन्यथा ना लेंगे, नेगेटिव ना लेंगे, बात समझ गए? अनुसूचित जाति जिसके लिए अंग्रेजी में एससी कहते हैं, दलित। और सामान्य शब्दों में हम पहले बोल दें, कहना नहीं है लेकिन समझाने के तौर पे बता रहा हूं, हरिजन। हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने 1933 में दिया था। नाम बड़ा सुंदर है, लेकिन लोगों ने विरोध इसलिए किया कि आप कहते हो हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब आदमी, भगवान के आदमी, फिर भी आप मेरे साथ छुआछूत करते हो। तो लोगों ने विरोध कर दिया, हमें इस नाम को हटाइए दो। इतना सुंदर शब्द दिया, आप फिर भी साथ बैठाते नहीं हो, खिलाते नहीं हो, समाज से अलग रखते हो, तो हमको इस नाम क्या करो, हटा दो, हम लोग दलित नाम दो। गलत से। तो यहां सबसे पहले समाज के पिछड़े जातियों के हित के लिए काम किया था कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1870 में एक संस्था खोला, सत्य शोधक समाज। इन्होंने सबसे पहली बात कहा था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो ऊंची जातियों का, बड़े जातियों का, बड़े लोगों का, हाँ कर सकते हैं, दास्ता करना, गुलामी करना क्या कर दे, छोड़ दे। नियम कहता है कि जब तक आप बड़े लोगों का गुलामी करते रहेंगे, तब आपका अगला पीढ़ी भी उसी गुलामी वाला नस्ल में घूमता रहेगा। नहीं, आज के भी समय में सीतामढ़ी शहर में एक दो हैं जो भी उनके जाते हैं, उनका मालिक कितनी उम्र का है, तो मालिक छोटका मालिक। अब उसका पीढ़ी अगला भी आएगा तो पेट में देखेगा हमारे बाबू का मालिक है, तो बेटा वो मालिक ही कहेगा। मालिक तो परमात्मा है, इंसान कहाँ मालिक है? तो आज रोडपति है, कल करोड़पति हो सकते हो। हाँ, सम्मान है तो उनका नाम के जी शब्द कहेंगे, मालिक कोई किसी का नहीं है क्या? लेकिन हम सुनते हैं ऐसा। तो प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। इन्होंने कहा कि अपने हित चाहते हो तो ऊंची जातियों का, बड़े लोगों का, समृद्ध लोगों का गुलामी करना क्या कर दो, छोड़ दो। और इसी ज्योतिबा फुले का एक सहयोगी थे जिनका नाम था गोपाल बाबा, गोपाल बाबा वालंकर। इन्होंने एक संस्था खोला था, इस संस्था का नाम था बहुजन समाज। क्या था? तो बहुजन समाज नामक संस्था के, नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी अलग है जिसका पुराना नाम था DS4। ये तो काशीराम ने किया था, उनका तो जन्म नहीं हुआ होगा काशीराम का इस समय। तब की कथा मैं कह रहा हूं। सबसे पहले दलितों के हित की बात किया ज्योतिबा फुले, उसके बाद गोपाल बाबा वालंकर, इन्होंने काम किया था। इन्होंने बहुजन समाज नामक एक संस्था खोल दिया। और दक्षिण भारत में दलितों के हित की अगर किसी ने बात किया तो TM नायर, कौन था? डॉक्टर TM नायर। और TM नायर के अलावे GN मुदालियर, कौन थे? GN मुदालियर। इन लोगों ने
दलितों के हित के लिए इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी बनाई थी, और दलितों के हित के, दलितों के कल्याण की क्या किया था, बात किया था। और जस्टिस पार्टी ने मद्रास में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया था। तो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन कहां चला था? कहां चला था? किसने चलाई थी? जस्टिस पार्टी ने। किसने चलाई थी? और जस्टिस पार्टी का स्थापना टीएम नायर और जीएन मुदालियार ने किया था। किसने किया? फिर हाँ, एक और नेता आए जिनका नाम था रामास्वामी नायकर। रामास्वामी, यह भी दक्षिण भारत के ही थे, और रामास्वामी नायकर ने पिछड़ी जातियों की या नीच जातियों के अभिमान की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था स्वाभिमान आंदोलन। क्या नाम था? अभिमान नहीं होनी चाहिए, स्वाभिमान है तो ठीक है, अभिमान होगा तो बर्बाद हो जाओगे। अभी देखना, स्वाभिमान कम है, अभिमान ज्यादा है। चाहे जाति जो हो, धर्म जो हो, कुछ लोगों को अपने जाति पर अभिमान है तो कुछ लोगों को अपने पैसा पर अभिमान है, किसी को अपने सौंदर्य पर अभिमान है तो किसी को अपने लंबा होने का, बलिष्ठ होने का अभिमान है। अभिमान टिकता नहीं है, अभिमान 1 साल 2 साल 3 साल टिकेगा, उसके बाद वो अभिमान चूर होना ही है। तो स्वाभिमान अलग बात है। नहीं, हम इंसान है तो हमें इंसान होने का स्वाभिमान होनी चाहिए। इंसान के रूप में आप किसी अलग इंसान का हेल्प करो, लेकिन अभिमान हो गया कि हम इंसान है, बाकी कीड़ा मकोड़ा है, उसको तो कुचल दो सीधा, तो अभिमान हो गया। ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया, और इसी बात में अगर आगे बढ़ते हुए 1927 की कहानी है। कब की कहानी है? डॉक्टर अंबेडकर ने, कौन? डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है महार। क्या नाम है? महार में, महाराष्ट्र का एक छोटा सा, पूना जिला का एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम क्या है? महार। और महार में दलितों का सम्मेलन बुलाया था। तो दलितों का पहला सम्मेलन, हालांकि इस समय दलित शब्द आया नहीं था, दलित शब्द 1990 के बाद आया है, पर समझ गए? तो पुराने वाले किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पर दलित की जगह हरिजन शब्द मिलेगा, क्योंकि अब इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है तो क्या लिखना है? दलित। तो दलितों का पहला सम्मेलन किसके नेतृत्व में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। कब हुआ? 1927 में हुआ। महाराष्ट्र के पूना जिला के महार नामक गांव में हुआ था। और इसी सम्मेलन में हिंदुओं के सामाजिक कानून की पुस्तक है, नाम है मनुस्मृति। क्या किया था? जलाया। उसके प्रति को, उसके पन्ना को इन्होंने जलाने का काम किया था। और जलाते हुए इन्होंने प्रण लिया था कि मैं जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं। जातियों के बीच जो हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को भी मैं नहीं मानता हूं। कहा था कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत हमारे समाज के लिए क्या है? अभिशाप है, इसलिए छुआछूत का अंत होना चाहिए। और आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने में जो समाज में भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये भेदभाव रहेगी तब तक न समाज का विकास होगा और नहीं क्या होगा? देश का विकास होगा। क्योंकि पहले सार्वजनिक स्थान पर जाने, पोखरा में स्नान करने, मंदिर में ये करने, बीच सड़क पर चलने, इन सब पर पिछड़ी जातियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो
जब अति हो जाएगा, संस्कृत में एक श्लोक है, अति रूपेण वैशिता अति गर्वेण रावणः अति दानात बलिवर्ध्यो अति सर्वर्थ वर्जयत। कुछ भी सामान्य हो तो लोग झेल लेता है, लेकिन जब सीमा से जा हो जाता है, पार कर जाता है, तो झेलना क्या होता है। तो लोग तो विरोध करेगा ही। ज्यादा हो गया था तो लोगों ने विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बाकी संप्रदाय के पंचाट क्या है इसके बारे में चर्चा कर दिया हूं। उसके बाद हमने कालेलकर आयोग, मंडल आयोग के बारे में यहां पर और भी लिखा है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर दिया है, चर्चा कर दिया है। इतना डिमांड हुआ। और आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को इसके 15 अनुच्छेद को स्वीकार भी कर लिया गया और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत करने की बात किया। अनुच्छेद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, और आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत करने की बात हुई। आर्टिकल 16(4) में गलत, 16(4) में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए नेहरू की सरकार ने संविधान में संशोधन करके यहां पर पिछड़े जातियों का आरक्षण देने की बात किया था। आर्टिकल 15 की बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पर छुआछूत या भेदभाव न करने की बात हुई थी। तो गलत करते, 16(4) में है बात। आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत पर या अन्य पर है, डीडी बसु पर है या सुभाष कश्यप जी की पुस्तक पर है, वहां पर 16(4) दिया है। मानवीय भूल के कारण या लेखनी भूल के कारण ऐसा हो चुका होगा। तो 15 में जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव न करने की क्या की गई है, बात की गई। 16 में तो अवसर की समानता, लेकिन 16(4) में आरक्षण की बात की गई है जो पिछड़ी जातियां हैं। और इसको संविधान में संशोधन करके तब जोड़ा गया 1951 में। तो यहां पर यह सब बात हुई, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी समाज में जाति व्यवस्था, छुआछूत की भावना में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। बात समझ गए। पिछड़ी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को मंडल आयोग ने 27% आरक्षण दिया। और 1990 ईस्वी में, कब, 1990 में कौन, हाँ, बीपी सिंह की सरकार ने 1990 ईस्वी में मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इसको क्या कर लिया, वैध मान लिया। बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। दलित कौन है, इस बात की पहचान के लिए हमने पहले कह दिया, कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। अब यहां पर क्या हुआ, चुनाव चल रहा था, तो चुनाव में सामान्य लोग, सामान्य जाति ऊपर आ जा रहे थे, ओबीसी ऊपर आ जा रहे थे, दलित और आदिवासी पिछड़ रहा था। तो हमारा एक संस्था है संसद, क्या नाम है, संसद, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का एक सदन है लोकसभा, क्या नाम है, सभी जातियों का हित हो, सभी धर्मों का हित हो। तो धर्म के आधार पर तो नहीं, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है ना। और जाति के आधार पर आरक्षण देते हुए लोकसभा में एससी के लिए 84 को सीट है और एसटी के लिए 47 को सीट क्या है, सुरक्षित है। लेकिन कुछ विद्वान, जैसे एक छोटा सा कमेंट है, अन्यथा नहीं लेंगे, कि जाति शब्द कहने पर किसी को बड़ा तकलीफ हो जाता है कि हमको फलाना जाति कह दिया। विद्वान पुस्तक में लिखते हैं कि जब जाति प्रथा का विरोध करते हैं तो जाति के नाम पर आरक्षण क्यों लेते हैं। इस जब बात का जवाब दोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगा। विद्वान यहां लिखते हैं, तुम्हारे पुस्तक में लिखा है कि सरकार ने जाति के आधार पर आरक्षण दिया है
और आप जाति सूचक शब्द कहते तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है। तो जाति सूचक शब्द कहने पर तकलीफ होता है, तो फिर जाति के नाम पर आरक्षण क्यों? गलत कि सही? तो जाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण को क्या किया जाना चाहिए? खत्म किया जाना, नहीं जाति रहने दिया जाना चाहिए। नहीं, जाति सूचक शब्द पर यदि आपको आपत्ति है तो जाति के नाम पर आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। और इसलिए कोर्ट बार बार कहती है कि जाति नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। और जिसे एक बार आरक्षण का लाभ लेकर सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, अपनी स्थिति में सुधार ला लिया, तो उसके अगले पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाए। लेकिन लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार, और जो स्वीकार नहीं करा उसी को ज्यादा क्षति हो रहा है। तो ये वाली बात आ गई। इसी समय एक दूगो मुद्दा आया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, पुनः आगे हमें पढ़ना है। दो मुद्दा आया कि अंग्रेजों के शासन का अंत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ। और मैं अभी अयोध्या विवाद, हालांकि दूर हो गया है, हम अयोध्या विवाद की बात कर लेंगे। कहाँ? अयोध्या में नहीं, तो ज्ञान वापी चल रहा है, वो तो बनारस में, बनारस जिसको काशी भी कहते हैं, ज्ञान वापी में शिवलिंग का प्रमाण मिला है। और तो भाई रियल था कि ये संभव ही नहीं है कि मंदिर के बगल में औरंगजेब ने गड़बड़ी कर दिया। सही बात है, नहीं संभव नहीं, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव और जायज कभी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपसी सहमति के द्वारा कि भाई हमारा परिसर भी हमको दे दो, चलो इसे तुमको दूसरा बना देते हैं। मिलजुल के काम होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई, ये झूठ साच के आगे पीछे कुछ नहीं होनी चाहिए। हिंदू के जो बड़े बड़े संत हैं, मुसलमानों के जो बड़े बड़े सूफी हैं, उनको बैठा करके देश में सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए मेरे विचार से, भाई आपके मस्जिद के अगल बगल में मेरा है तो हमारे बच्चे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे धर्म के नाम पर, चूंकि लोग पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो वहां वाला हम हटा लेते हैं, तो हमारा वाला साइड कर लो और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्या करो, बनाओ, स्वतंत्र रहो। लेकिन राजनीति है ना, जब तक हिंदू और मुसलमान रहेगा देश में सही लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि नेता इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लोकतंत्र में जाति गर्म तावा के समान है। जो भी नेता आता है उस गर्म तवा पर रोटी उठा देता, फूल गया, निकल गया। फूल गया मतलब सत्ता में आ गया। खाता कौन है? वो एक खाएगा ना, तुमको थोड़ी ना खिलाएगा। तो अयोध्या में एक सही बात है कि ऐतिहासिक बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था राजा दशरथ के घर में। लेकिन यह भी सही है, नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा नहीं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराया। और एक मुसलमान को 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, ऐसा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है। नमाज पढ़ने के लिए मंदिर, क्लास खत्म को बता रहा हूँ, 5 मिनट कहीं वेट करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मंदिर मस्जिद को साफ सुथरा शांत जगह होना चाहिए। तो बाबर ने वही काम किया था, उसी साफ सुथरा खाली जगह तो वहीं पर नमाज पढ़ लिया। पहले मंदिर मस्जिद का भेदभाव क्या था? नहीं था। तो बाबर के जो सिपह सलाहकार थे उनका नाम था मीर बकी। क्या नाम था? मीर बकी। मीर बकी ने क्या किया कि हमारे सुल्तान ने यहाँ पर नमाज पढ़ा तो अंदर मंदिर रहने दिया, मंदिर का ढांचा पूरा रहने दिया। अब मंदिर के ऊपर, मंदिर मस्जिद में एक ही अंतर है, मीनार। मंदिर में मीनार नहीं होते हैं, मस्जिद में मीनार होते हैं। गुम्बद तो दोनों मंदिर मस्जिद का एक ही होता है। मस्जिदों को ऐसा के रहता है, जाके देखो तुम। बस यही है कि मस्जिद के ऊपर जो रहता है उसमें चांद लगा होता है और हम लोगों में चक्र या त्रिशूल लगा होता है। तो मीनार खड़ा कर दिया। हिंदू लोग अंदर जाके पूजा करते थे, मुसलमान बाहर नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब अंग्रेज इंडिया से जाने लगा तब विवाद को ये करने के लिए 1949 की कहानी है कि कोर्ट के आदेश से ताला मार दिया। बार बार हिंदू संगठन डिमांड करते थे कि नहीं, हमारे वहां रामलला का ये है, गेट को खोला जाए। गेट खुला नहीं। अंत में कहानी है 1986 ईस्वी की कि कोर्ट के आदेश से पुनः ताला को क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। ताला तो खोल दिया गया। तो हिंदू कार सेवक साधु संत सोचा कि जब ताला खुलिए गया है, राम मंदिर नाम पर के बाबरी मस्जिद, चलो बाबरी मस्जिद को ढाइए देते हैं।
गलत किसे? तो हिंदू कार सेवकों ने 1986-87 की कहानी है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए पूरा झुंड बना के गया। संयोग से उस समय वहां सरकार थी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मायावती के गठबंधन से मिला के बने थे, मायावती थी, बाद में उससे पहले भी कुछ सपोर्ट था उनका। खैर मुलायम सिंह की ही वहां सरकार थी। मुलायम सिंह सोचा करी साधु संत मस्जिद को तोड़ देगा तो हिंदू वोटर हमारा गड़बड़ा जाएगा, सॉरी मुसलमान वोटर गड़बड़ा जाएगा। तो उसने मुसलमानों को तुष्टिकरण की नीति अपनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने पुलिस को, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो मकई की तरह छोड़ दो, साधु संत को बनिया से लाठी से छुड़वा दिया। बेचारा गए पूजा करने, कराहते हुए अपने घर आए। लेकिन अगली बार जब चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह सरकार क्या होगी, गिर गई। और अगली बार चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह जो भाजपा के थे उनकी सरकार बनी और केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। और कहानी कै दिसंबर की है? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी की कहानी है कि पूरे हिंदू कार सेवक अचानक वहां जमा होने लगे। हालांकि नेहरू जी को इस बात की, नरसिम्हा राव की इस बात की जानकारी थी। बार बार कल्याण सिंह को कहते थे, कल्याण क्या दिक्कत है, बोलो फेंकते हैं फोर्स। ना कोनो दिक्कत नहीं है, पहले ही भाजपा वाला सेटिंग कर लिया था कि तू तोड़वा दिया के बाद त्याग पत्र दे दी। क्या जाता है, गलती बोल रहा हूँ, गलती बोलता हूँ तो वापस ले लूंगा, शायद ऐसा किया होगा। तो कल्याण सिंह का कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ सब शांति व्यवस्था है। अचानक सारा कार सेवक पहुंचा, मुझे कहते ना गीत गाता जय श्री राम 100 ग्राम वाला नारा लगा, तो पूरा कुछ ही घंटों में सारे मस्जिद को, हाँ हम्पी की तरह सारे मस्जिद को उखाड़ के क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। विवाद बढ़ गया, दंगा छिड़ गई, वहां पर ताला लगा दिया गया आने जाने पर। उसी हाँ गेट बंद कर दिया गया, पुलिस की पहरेदारी हो गई, न हिंदू आएगा न मुसलमान आएगा। बाद में धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। हालांकि 5 अगस्त 2000 गलत 20 में नरेंद्र मोदी ने इन चीज को समाधान कर दिया और वहां मंदिर तो बन रहा है जो विश्व का सबसे भव्य मंदिर होगा। हिंदू और मुसलमानों में समझौता हो गया, पूरा कोर्ट में लड़ाई चला, लेकिन अंत में समझौते पर बात आया। हाँ उनको अलग मिला और वो लोग अलग चले गए। ऐसा ही होना ही चाहिए, समझौता के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जज का नाम याद नहीं, ईसाई था वो, हाँ रंजन गोगोई। अब इसी का बदला लेने के लिए कहानी फरवरी, अब बदला कहो चाहे जो कहो, मैं नहीं कहूंगा, 2002 की कहानी है कि एक ट्रेन है जिसका नाम था साबरमती। ट्रेन का नाम क्या था? इसमें हिंदू कार सेवक भगवान का गुणगान करते हुए, सीताराम करते करते अयोध्या गए, पूजा पाठ किए, अपने घर से क्या हो रहे थे, अयोध्या से करके लौट रहे थे। यह साबरमती ट्रेन लौटते लौटते, एक राज्य है गुजरात, और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर, साबरमती जिला में पड़ता है गोधरा स्टेशन, वहां ठहरा तो लिखता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने ट्रेन को बाहर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसमें क्या लगा दिया, आग लगा दिया। जिस बोगी में साधु संत थे उसमें 58 को साधु संत थे, जिंदा जल कर क्या हो गए, मर गए। इतिहास में इस घटना को गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। भयंकर दंगा छिड़ गया, लाखों की संख्या में मुसलमानों को कत्ल किया गया। मुसलमान लोग नरेंद्र मोदी से इसलिए नफरत करते हैं कि मुख्यमंत्री थे, चाहता तो रुक सकता था, अलग बात है, हम ऐसे ही बोला हूँ, बुक में कम दिया है। सरकारी आंकड़े हमेशा छुपाए जाते हैं। हजारों नहीं लाखों लोगों की संख्या में हिंदू और मुसलमान का कत्ल हुए। न अटल जी की सरकार ने हस्तक्षेप करने का काम किया और वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी थे, जो अभी प्रधानमंत्री है, यह भी नाकाम रहे वहां के दंगा को क्या करने में, शांत कराने में। तो समझ गए। अंत में बाद में सेना गया तो सेना ने शांति व्यवस्था को, बाद में जब बहुत घटना घट गई थी वहां तो बड़े बड़े बेकरी में आग लगा दिया जाता, आदमी को जिंदा उसमें फेंक दिया जाता था। अंत में जब घटना घट गई तब हुआ कि मुसलमानों की स्थिति ज्यादा गड़बड़ है, तो 2006 की कहानी है। मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक आयोग बना जिसका नाम था सच्चर कमेटी, और कहा कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, उसके विकास करने के लिए उसे भी आरक्षणवादी की जरूरत है, तब जाके मुसलमानों का क्या होगा, हित होगा। तो ये आधुनिक समय का यही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है संप्रदायवाद।
आज देखने को मिल रहा है। सब कुछ हो या ना हो, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश में खूब लड़ाई चल रहा है। गलत सही, वार्ता नहीं, विवाद हो रहा है।